हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखने को मिलता है। और किस वजह से कौन कौन सी ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के बीच में उनको ब्लीडिंग देखने को मिलता है, एंटीपार्टम हेमोरेज देखने को मिलता है। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, पहले तो मैं आपको एक के बाद एक उसके नाम बताऊंगी। देन मैं उसको एक ऐसा डिजीज कंडीशन लेके या ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी लेके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। तो देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। हिमोरेज इन बिफोर 20 वीक्स इन प्रेगनेंसी। मतलब कि जब भी कोई लेडीज प्रेगनेंसी में होती है, ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज होते हैं, तो उसके बाद से जो स्टार्ट होता है जो टाइम ड्यूरेशन, वो उनका जेस्टेशनल पीरियड कहलाता है। और इस जेस्टेशनल पीरियड में यानी कि जो पूरा 38 to 40 वीक्स उनकी प्रेगनेंसी चलती है, उसके बीच में अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में 20 वीक के पहले पहले अगर कोई उसको एबनॉर्मलिटीज दिखती है, लाइक कोई ब्लीडिंग होता है या ऐसा कुछ दिखता है, तो उसे उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों ब्लीडिंग देखने को मिलता है हेमोरेज इन बिफोर 20 वीक्स। तो बात करते हैं कि 95% जो चांस होता है, 95% किसी प्रेग्नेंट लेडी में जो चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, वो होते हैं एबॉर्शन की वजह से। ठीक है, एबॉर्शन की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है बिफोर 20 वीक्स। एंड सेकेंड होता है एप्टोपिक प्रेगनेंसी। एप्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। एंड हाइडेटिफॉर्म मोल, हाइडेटिफॉर्म मोल भी एक जेस्टेशनल एज का एक एबनॉर्मलिटीज है। एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, जैसे ये तो नॉर्मल चीज है, ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बल्कि एक साइन होता है जिसको हम नॉर्मल हार्टमान साइन भी बोलते हैं। ये क्या होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्पुला पार्ट से जो जाइगोट है वो कहाँ आता है, मोरुला जो होता है वो जब आता है यूट्रस में, यूट्रस के जब एंडोमेट्रियम लेयर में वो उसकी विलाई का फॉर्मेशन होने लगता है, विलाई सिस्टम बनने लग जाते हैं। यानी कि विलाई क्या होता है, जैसे प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई एंड टर्शियरी विलाई। तो जब टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन होने लगता है और वो एक जाल नुमा, जड़ के नुमा, जब वो वेस्कुलर पार्ट जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम में अपनी जाल बिछाते हैं, इम्प्लांट अपने आप को इम्प्लांटेशन करने के लिए, वहां पे ठहरने के लिए, फीटस और प्लेसेंटा में ब्लड सर्कुलेशन को बनाने के लिए, जब ये सारी प्रोसेस होती हैं, तो उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलता है फीमेल में। और ये एक स्पॉट लाइक ब्लीडिंग होती है, ये कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, ये केवल एक साइन होता है कि इम्प्लांटेशन साइन, या इसको हार्टमान साइन बोलते हैं। तो ये 20 वीक के पहले लेडीज के अंदर एक ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो मैंने अभी तक जो भी पॉइंट्स बताए आपको, जैसे एबॉर्शन मैंने बताया 95% होता है, जो 20 वीक प्रेगनेंसी के पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है जिसमें, और एप्टोपिक प्रेगनेंसी बताया, हाइडेटिफॉर्म मोल बताया, इम्प्लांटेशन हार्टमान साइन बताया। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि 20 वीक के पहले पहले फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो हम अपना सबसे पहला जो कॉजेज होता है ब्लीडिंग का, एबॉर्शन, हम उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं कि एबॉर्शन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, ये कैसे मैनेज किया जाता है, और फीमेल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आज हम एबॉर्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और एबॉर्शन का पूरा क्लासिफिकेशन जानेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और कौन से टाइप में किस तरीके का लेडीज के अंदर सिम्टम देखने को मिलता है, और इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो एबॉर्शन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। एबॉर्शन में हम आपको क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं। एबॉर्शन 2 टाइप का होता है। एक तो सबसे पहले, उसको आपके स्क्रीन पे इस वक्त अभी एक क्लासिफिकेशन शो हो रहा है, तो मैं पहले इस क्लासिफिकेशन को डिफाइन करूंगी। ये सारी चीजों को डिफाइन करने के बाद मैं आपको एक के बाद एक डिटेल में बताऊंगी उसके क्या मैनेजमेंट है और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो अभी हम क्लासिफिकेशन है। एबॉर्शन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, एंड इंड्यूस या आर्टिफिशियल एबॉर्शन। ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, यानी कि खुद अपने आप नेचुरली अगर फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है 20 वीक के पहले, तो इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ओके, एंड दूसरा हमारा जो दूसरे साइड आपको एक क्लासिफिकेशन शो हो रहा है, इंड्यूस या आर्टिफिशियल। ये नाम से पता चल रहा है इंड्यूस या हाइपरटेंशन, मतलब इसमें इस कंडीशन में हम अगर कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें फीमेल का जो एबॉर्शन कराते हैं, खुद से कराते हैं, मतलब मेडिसिन के थ्रू कराते हैं।
इस फीटस का एक्सपल्शन कराते हैं फीटस को बाहर निकालने के लिए, तो ये कंडीशन होता है इंड्यूस या आर्टिफिशियल एबॉर्शन। और एक मैंने बताया नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में खुद एबॉर्शन हो जाता है, खुद नेचुरली हो जाता है। तो अब हम इसके सब टाइप के बारे में बात करते हैं, सब डिवीजन क्या क्या है। कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। ओके, अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन या आर्टिफिशियल एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन या आर्टिफिशियल एबॉर्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है लिफेबल है, और एक होता है इलीगल, जो कि क्रिमिनल, एक तरीके का क्रिमिनल में उसको काउंट किया जाता है। तो इस चीज की अथॉरिटी है कि कोई भी फीमेल अगर उसकी कोई प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है या किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो फीमेल क्या करती है, वो हॉस्पिटल जाके, ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में जाके लीगल तरीके से वो अपना एमटीपी ले सकती है, मेडिकल टर्म प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। वो एमटीपी के थ्रू अपना जो फीटस है उसको एक्सपेल आउट करा सकती है, यानी कि निकाल सकती है, अपनी प्रेगनेंसी को आउट कर सकती है। और इलीगल में हम बात करते हैं जिसको कि हम क्रिमिनल में कंसिडर करते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि अभी ऐसा है कि 20 वीक के बाद अगर कोई जो भी लेडीज है वो अगर अपने फीटस को एक्सपेल आउट कराती है यानी मारती है, ऐसा कुछ है, तो वो इलीगल में आता है। जैसे वो अथॉरिटी नहीं है उसे, और फीटस भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट वो जेंडर के अकॉर्डिंग अपना जो बेबी है उसको टर्मिनेट कर रही है, तो ये इलीगल आता है। और 22, अब तो 22 वीक हो गया है, पहले 20 वीक के पहले ही मतलब टर्मिनेशन कराना लीगल था, उसके बाद इलीगल था। अभी क्या है, 22 वीक के बाद अगर कोई भी लेडीज हॉस्पिटल में जाके या किसी अवैध तरीके से वो मेडिसिन लेके किसी तरीके से वो अपने फीटस को डेड कर रही है, तो वो इलीगल में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अथॉरिटी नहीं है। अब हम एक के बाद एक हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, सारे जितने भी टाइप्स मैंने बताए, जो क्लासिफिकेशन बताए, उनके बारे में डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबॉर्शन के रीजन क्या है, किस वजह से। मेनली हम अभी जो बात करने वाले हैं वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्यों होता है, इसके क्या रीजन है, इसके कौन कौन से इटियोलॉजी है जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखने को मिलता है। हम इटियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो इटियोलॉजी होती है हमारी, वो होती है जेनेटिक फैक्टर्स। तो हमेशा जब भी कोई एबॉर्शन होता है तो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो 50% मायने रखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो होता है ऑटोसोमल ट्राइसोमी, मतलब हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है, वन पेयर होता है, मतलब एक्स वाई एक्स एक्स या वाई एक्स वाई ऐसे होता है। एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, एक्स वाई जो होता है वो मेल के लिए होता है। तो ये वन पेयर में होते हैं। अगर ऑटोसोमल ट्राइसोमी होता है, मतलब कि कोई एक्स वाई और एक्स तीसरा अगर क्रोमोसोमल जुड़ गया उसके साथ, तो ये क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज करता है, यानी कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और एक होता है मोनोसोमल डिफेक्ट। ये मोनोसोमल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक्स वाई एक्स एक्स ये क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। अगर मोनोसोमल डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक एक्स पाया जा रहा है ऐसा किसी फीटस के अंदर, तो वो क्या होता है, मोनोसोमल डिफेक्ट में कंसिडर किया जाता है। इसमें ओनली वन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ल्यूटियल फैक्ट डिफेक्ट, जैसे अपना जो कार्पस ल्यूटियम होती है, वो क्या करती है, कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, वो फीटस को बनाए रखने के लिए, फीटस को ग्रो करने के लिए क्या करता है, उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है यूट्रस के अंदर। तो ये हार्मोन प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी आ रही है तो फीटस क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फीटस किसी ना किसी वजह से, हार्मोन की कमी होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो एक्सपल आउट हो जाएगा। तो ल्यूटियल फेज का स्ट्रांग होना और कार्पस ल्यूटियम में कोई प्रॉब्लम ना होना, ये भी बहुत मायने रखता है फीटस को डेवलप करने के लिए, फीटस को जिंदा रखने के लिए। तो अगर हमारा ल्यूटियल फेज जो है, कार्पस ल्यूटियल जो है वो वीक है या उसका फंक्शन अच्छे से नहीं है, तो वो अपना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा तो फीटस क्या है, वो डेथ कर सकता है अंदर, और वो एक्सपल आउट कर जाएगा इन्वायरमेंट में। तो ये भी एक एबॉर्शन का कारण होता है। क्रोमोसोमल के साथ साथ कार्पस ल्यूटियल का स्ट्रांग होना भी मायने रखता है। और होता है थायराइड एबनॉर्मलिटीज। थायराइड एबनॉर्मलिटीज क्या होता है, जैसे किसी भी लेडीज में अगर थायराइड हाई है, हाइपरथायराइडिज्म है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, अगर T3 T4 TSH का कोई भी जो कि वैल्यू है वो कम या ज्यादा है, तो ये भी एक वजह है एबॉर्शन होने का, ये भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कॉज कर सकता है। और हम नेक्स्ट अपना जानते हैं कि नेक्स्ट रीजन क्या है, तो वो होता है एनाटॉमिकल
एबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज मतलब यूट्रस का अगर शेप सही नहीं है, जिसमें बेबी को रहना है, जिसमें बेबी को 9 मंथ सर्वाइव करना है, अगर वो यूट्रस का शेप ही सही नहीं है, एनाटॉमिकली वो एबनॉर्मल है, या ऑस जो इंटरनल ऑस होती है, सर्विक्स होती है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो ये क्या करेगा फिर, ये तो ग्रो नहीं करने देगा फीटस को। इससे फीटस ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंट में एक्सपल आउट हो जाएंगे, यानी कि उनका एक्सपल्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है अपने यूट्रस के अंदर। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है। सिरोजिकल स्टिच या मैकडोनल स्टिच के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर अपनी सर्विक्स जो है वो वीक है, सर्विक्स का ऑस जो है वो वेट नहीं गेन, मतलब वेट संभाल नहीं पा रहा है, या ऑस ओपन हो जा रहा है, तो इसको डॉक्टर क्या करता है, अगर केवल और केवल सर्विक्स पार्ट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, स्टिच कर देता है, सर्विक्स का जो ऑस होता है उसको स्टिच कर देता है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, जो सर्वाइकल स्टिच या सिरोजिकल स्टिच किया हुआ आपको इमेज शो हो रहा है। तो इस तरीके से एक पोटली लाइक उसको ऑस को उसमें स्टिच कर दिया जाता है, और बेबी को ग्रो कराने के लिए इन्वायरमेंट मिलता है। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज नहीं है, किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज नहीं है, ओनली वन ऑस ही अपना एबनॉर्मल है, तो बेबी ग्रोथ कर सकता है, अदरवाइज सिरोजिकल स्टेज के बाद भी बेबी ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक है। सेप्टल यूट्रस, आप सेप्टल यूट्रस देख पा रहे हो, जैसे यूट्रस में एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया। ये सेप्टम क्या करता है, यूट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखता है। तो अगर सेप्टल यूट्रस है, तो भी उसमें यूट्रस के ऐसे यूट्रस में भी फीटस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो डेथ कर जाएगा, या 20 वीक के पहले पहले वो एक्सपल आउट हो जाएगा। ठीक है। एक होता है डबल यूट्रस। डबल यूट्रस आप देख रहे हो, ये भी एक तरीके का यूट्रस एबनॉर्मलिटी है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज है। ऐसे में भी फिटल ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूट्रस का साइज और शेप जो है वो सही नहीं है। ठीक है। और एक होता है इंट्रा यूटेराइन अडहेशन। अडहेशन मैंने अपने और भी टॉपिक्स में बताया है। अडहेशन का मतलब होता है 2 लेयर का आपस में चिपकना। तो अगर इंट्रा यूटेराइन अडहेशन है, मतलब यूट्रस की लेयर, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यूट्रस की लेयर जो है वो आपस में चिपक गई है। तो अगर इस तरीके का यूट्रस रहेगा, तो उसमें फीटस कहाँ से ग्रो करेगा, नहीं कर पाएगा। ये तो एबनॉर्मलिटीज है, ये एनाटॉमिकली एबनॉर्मलिटीज है यूट्रस का। तो फीटस में सब कुछ ओके है, फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसे इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा ग्रोथ करने का। ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको इमेज के साथ जो एनाटॉमिकली एबनॉर्मलिटीज दिखाई है आपके स्क्रीन पे, ये सारे अगर एक किसी लेडीज में है, तो फीटस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये सारे रीजंस होते हैं किसके लिए, एक्सपल आउट होने के लिए, फीटस का एक्सपल्शन करने के लिए, यानी कि एबॉर्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के लिए मेनली। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में भी मेनली टॉर्च टॉर्च इन्फेक्शन होता है। अगर कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल को टॉर्च इन्फेक्शन अगर लग जा रहा है, तो वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कॉज कर सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन में मतलब जैसे आता है रूबेला वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, एचआईवी हो गया, इस तरीके के कोई भी है, पैरासाइट्स जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया एंड यूरेप्लाज्मा, इस तरीके का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर टच कर रहा है फीमेल को, तो उसका जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रह पाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एबॉर्शन देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सारे के साथ साथ मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको काउंट करा दिए, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए कि ये सारे क्या होते हैं, ये एबॉर्शन कॉज करते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी अफेक्ट करता है एबॉर्शन के लिए। तो ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, यानी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म अगर कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेडी करेगी, और एंटीबॉडीज रेडी करके उसको खत्म करेगी। ये है हमारे बॉडी का, जो हमने अपने बॉडी में इम्यूनिटी जो गेन किया होता है एट बर्थ। और हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो भी चीजें हैं, तो वो फॉरेन बॉडी को हमारे अंदर हमारी बॉडी में टिकने नहीं देती है। तो अगर किसी की इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, इतने हाइपर एक्टिव है कि एक जाइगोट आ रहा है उसके यूट्रस में, मतलब स्पर्म और जाइगोट, स्पर्म और ओवम मिलके उसके यूट्रस में आ रहा है, जो कि वो ग्रोथ करके फीटस का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। बट उनकी है इतनी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है कि वो उसको किल कर दे रही है, उसको मार दे रही है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी ही हमारे फीटस के अगेंस्ट इस तरीके का वर्क करेगी, तो फीटस कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ऐसे लेडीज में ही आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना हमारी बॉडी में,
एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, यही हार्मोन प्रोकोलाइटिक एजेंट करते हैं, मतलब कि फीटस को बचाते हैं। ये हार्मोन अगर हमारी बॉडी में इनका लेवल अच्छा है तो कोई भी जो हमारी एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी के खुद के जो रिस्पॉन्स है वो उसके प्रति कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस वजह से ये टोकोलाइटिक एजेंट यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेनली उस टाइम पे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो ये थे इतने सारे रीजंस जो मैंने बता दिए इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के। और एक रिसर्च के द्वारा एक चीज और बताई गई है, ऐसे तो रिसर्च के थ्रू है, हम जब भी कभी डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर कभी भी एबॉर्शन की कोई भी कंडीशन ऐसे देखता है, कोई फीमेल आई है उसके एबॉर्शन हो गया है, तो उसमें उस रिसर्च के दौरान सबसे ज्यादा ये पता चला है कि अगर हस्बैंड ए ब्लड ग्रुप का है और वाइफ ओ ब्लड ग्रुप की है, तो ऐसे में जो बच्चे बन रहे होते हैं, जो फीटस का ग्रो हो रहा होता है, उसमें सबसे ज्यादा एबॉर्शन देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये सही है, या मैंने भी कहीं पढ़ाई करके अगर आपको ये चीज बता रही हूँ तो ठीक है, बट रिसर्च के थ्रू ऐसा माना गया है कि जो भी एबॉर्शन के चांस होते हैं वो ए ब्लड ग्रुप का हस्बैंड और ओ ब्लड ग्रुप की अगर वाइफ है, तो इनसे जो फीटस बन रहा होता है उसमें एबॉर्शन देखने को मिलता है। तो एक रिसर्च के दौरान था बस ये। और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मायने रखता है। जैसे कोई लेडीज है वो अपने प्रेगनेंसी में सिगरेट का स्मोकिंग कर रही है, ये सब चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो ग्रो कर रहा है बेबी, जो अभी फीटस और एम्ब्रियो से फीटस में डेवलप हो रहा है, लाइक उसको बहुत सारे डिजीज या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से वो एस्पल आउट हो जाएगा। अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है अगर लेडीज, तो एबॉर्शन हो सकता है। और एक्सरे एक्सपोजर में आती है, अगर बहुत ज्यादा टाइम अगर एक्सरे के एक्सपोजर में आ रही है, इसीलिए हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को उनका एक्सरे नहीं करते, सिटी स्कैन नहीं करते, क्योंकि ये जो रे होती है ना, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज डिफेक्ट को बढ़ावा देती है अपने फीटस के अंदर। उस फीमेल लेडी जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को क्रिएट करते हैं, इसलिए एक्सरे से बचाना चाहिए, एक्सरे के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। और कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट ले रही है अगर, जैसे उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट लिया है, वो क्या करता है, वो दरअसल उसका काम ही यही है कि किसी फीटस को ठहरने नहीं देगा, मतलब एम्ब्रियो को अंदर ठहरने नहीं देगा, ठीक है। और अगर वो ले रही है और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो क्या करेगा, वो मेडिसिन अपना असर दिखाएगा और फीटस को डेड कर देगा अंदर ही। तो फिर ये क्या कॉज करेंगे, एबॉर्शन कॉज करेंगे। तो ये तो कुछ थे कि एबॉर्शन के, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। और इसके बाद हैं जो सारे एक्सप्लेन करने हैं एक के बाद एक, कि एबॉर्शन, कौन सा एबॉर्शन को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कौन सा एबॉर्शन मैनेजेबल है, कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें आप लोगों को बता दूंगी। आज मैंने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के ये सारे जो इडियोलॉजी थे, ये सारे क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखने को मिलता है, वो मैंने बता दिया। और वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है, कि आप किसी भी लेडीज में कैसे पहचाना जा सकता है कि उसको एबॉर्शन हो गया है और उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसके आगे का जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन थे वो उसका डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अपने नेक्स्ट